जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र। क्लास 12 सीबीएसई सिलेबस फिजिक्स सब्जेक्ट में मैंने जो बुक लिखा है उसका प्रैक्टिस पेपर 10 लास्ट पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे। ये सारे वीडियोज़ आपको मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में मिलेगा और ये सारे पेपर प्रैक्टिस करेंगे। ये अगर सारे पेपर प्रैक्टिस आप से हो गया तो आप पूरा सिलेबस कवर कर दिया। तो इस 10 पेपर में मैंने कंप्लीट सिलेबस कवर किया है, सारे डेरिवेशन कवर किया है और सारे इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड न्यूमेरिकल्स है लास्ट 15 ईयर का वो न्यूमेरिकल्स भी इसमें कवर कर दिया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 10 ये भी 2 पार्ट में कर रहे हैं। ऐसा करके टोटल 20 वीडियोज़ है। 20 वीडियोज़ में 24 आवर्स का टारगेट रखा था 24 आवर्स में कवर करना, लेकिन ये लेस देन 20 आवर्स में ख़त्म हो चुका है। तो सारे लेस देन 20 आवर्स के अंदर 20 आवर्स के अंदर हम लोग पूरा कवर कर दिया। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर 10 का पहला क्वेश्चन। A point charge q is placed at one corner of the cube. तो one corner of the cube at the center of the cube। ये 3-4 टाइप का क्वेश्चन मैंने इस सारे पेपर में कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। तो अभी क्या है, पॉइंट चार्ज कॉर्नर पे रखा है हम लोगों ने। देन टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब एंड वन ऑफ द फेस ड्यू टू द चार्ज आर। तो ये दोनों का आंसर दे इधर। फर्स्ट ऑल द 6 फेसेस के लिए ये आएगा आंसर Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एंड वन ऑफ द सरफेस ड्यू टू चार्ज, सो ये है Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है। वो भी इधर मैंने एक्सप्लेन किया है उसका आंसर कैसा होता है। तो ये 1/8 एप्सिलॉन नॉट कैसा है और 1/24 एप्सिलॉन नॉट कैसा है। द चार्ज इज केप्ट एट अ कॉर्नर ऑफ द क्यूब, सो इट कैन बी visualized as being at the center of the cube of double its side, comprising of 8 such cubes kept beside and top of each other. Then thus the contribution to each smaller cube will be 1/8 epsilon naught. Now next के लिए क्या होगा, सेकेंड वाला को एक पेज से जब हम देख रहे हैं, then now flux 1/8 will pass through 3 of the faces of smaller cube and 3 faces won't have any effect, the ones from which the cube passes. This 1/8 will be divided into 3 parts again, so that the total will be Q upon 3 into 8 epsilon naught, that is Q upon 24 epsilon naught from each face. Second question, a cell of EMF and internal resistance R is connected across an external resistor R. The graph showing the variation of potential difference across R versus R. Potential varies across R versus R. तो ये ग्राफ होगा A. सो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। एंड V इज इक्वल टू IR, देन V इज इक्वल टू ER अपॉन R प्लस R। इस फॉर्मूला से पहला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बता रहे और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। इससे ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, द de Broglie wavelength ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज अ डी आंसर करेक्ट है, h⁻⁻²। सो ये कैसा है, इधर सॉल्यूशन दिया मैंने। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, इधर h ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये h अलग है, ये हाइट है कैपिटल H। सो एज v² - u² इज इक्वल टू 2, ये
2as, here u is equal to 0, इधर 2as है, a इंटू एस, एस मतलब इधर हम लोग लेते h, ओके, a मतलब g है। तो क्या आएगा इस इधर से फॉर्मूला, फी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लिया, फी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, देन v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। फी की जगह अंडर रूट 2gh पुट करो इधर m का, m के साथ mv है ना, p इज इक्वल टू mv, उस v की जगह अंडर रूट 2gh, देन डी बर्गली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9 when it is adjusted for parallel rays. The distance between the objective and the eyepiece is 20 cm. The focal length of lenses are, इनका फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, उसका आंसर है बी 18 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप दी है एम इज इक्वल टू 9 और एल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 20 सेंटीमीटर। Then magnification m is equal to FO upon FE, that is equal to 9. Then FO is equal to 9 FE. So total length L is equal to FO plus FE. So FO का वैल्यू पुट किया 9 FE, हो गया वो 10 FE is equal to 20. Then FE is equal to 2. FE अगर 2 मिला, इधर 2 का वैल्यू पुट करो तो FO क्या है वो फाइंड आउट करो, तो उसका आंसर है 18 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। इधर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम एक्सरे का होगा, क्योंकि गामा रे के बाद सेकंड नंबर पे आता है एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट width of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of central diffraction band? So central maxima is reduced to half and intensity become 4 times. तो स्लिट का विड्थ अगर हम लोगों ने डबल किया तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटी बिकम 4 टाइम्स। तो उसके लिए फॉर्मूला है विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई ए को डबल करो, देन सेंट्रल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बिकम हाफ। Thus, size of the central maxima is reduced to half. Then intensity of diffraction pattern varies with the square of the slit width. So, when the slit gets double, it makes the intensity 4 times. Question number 9. Identify the electromagnetic wave whose wavelength vary as 10⁻³ meter between 10⁻³ to 10⁻⁻1 meter. ये कौन सा वेव होगा, माइक्रोवेव। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है ऐसा सेम टाइप का, और इनका एक यूजेस भी पूछे। नो क्वेश्चन नंबर 10, इन वाइडेस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन मीडियम अदर देन एयर। इट इज फाउंड दैट 8th fringe, bright fringe in a medium lies where 5th dark fringe lies in air. एयर में जब 5th हमें डार्क फ्रिंज मिल जाता और कोई अदर मीडियम में परफॉर्म करने के बाद उसी जगह में हमें 8th ब्राइट फ्रिंज मिल जाए, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रिंज विड्थ का, पोजीशन ऑफ 8th फ्रिंज विड्थ ब्राइट फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ 5th डार्क फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाई n1 डी एंड इधर 2n-1 लैम्डा डी बाई n2 डी, ऐसा है। तो इधर n का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, सॉरी नंबर n स्मॉल n, इधर वो नंबर है, सॉरी इधर स्मॉल n नहीं दिया, ये ऊपर वाला जो इधर n है वो नंबर है 8 और इधर 5 है, और स्मॉल n जो दिए है n1 n2, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। n1 is a refractive index of the medium and n2 is a refractive index of 1, that is air medium. एयर मीडियम में डार्क बैंड है, इसके लिए वो डार्क का फॉर्मूला लिखना है। इधर ब्राइट फ्रिंज है अदर मीडियम में, तो लिख दिया हम लोगों ने ये ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला। तो
फिर इस सॉल्व करो इक्वेशन, तो n1 n2 इक्वल 1 है, तो आपको n1 मिलेगा 1.78। क्वेश्चन नंबर 11, परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज, इतना दिया है, लेस देन 1 है। नेम द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इट रिप्रेजेंट, वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज डायमैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी लेस देन 1 होता है एंड ग्रेटर देन 0 होता है। एट ए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इन LCR सीरीज सर्किट इज, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में करंट मैक्सिमम होता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आपको होता है AR क्वेश्चन, ऑप्शन जो 9 क्वेश्चन पेपर में जो है वही सेम ऑप्शन है। सो डायरेक्ट मैं 13 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द फोटो करंट रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, करेक्ट है। एंड फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट depends only on the intensity of incident radiation. This is correct and correct explanation of assertion. So A option is correct. Now 14 number, in compound microscope the objective lens is taken of a small focal length. Compound microscope में objective lens का focal length small and the reason they are this increases the magnifying power of microscope, correct है. So A option is correct. In compound microscope objective lens is taken of a small focal length, this increases the magnifying power of compound microscope. Question number 15, electromagnetic wave is produced by accelerated charge, ये भी करेक्ट है। एंड रीजन क्या है, एन एक्सलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड आल्सो रेडिएट्स देम, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन का स्टेटमेंट है, तो रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 16, इसका भी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, द कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स which can move freely to equalize the potential, दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। क्वेश्चन सेक्शन बी 2 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन ऑप्शन हो गए, कोई भी क्वेश्चन को एक ऑप्शन होता है। मैं कई क्वेश्चन पेपर में 2-2 ऑप्शन दिए पूरा सिलेबस का सारे क्वेश्चन कवर करने के लिए। सो अभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 17 नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों सेपरेट लिखो, नहीं तो कॉलम बना के भी लिख सकते हैं आप। पहला है एन टाइप में, इट इज़ फॉर्म बाय डोपिंग द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एन टाइप। एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, एन ऐसा याद रख सकते हैं। मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी देना पड़ेगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डोपिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। पी टाइप क्या है, इट इज़ डोप्ड बाय ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। पी मतलब पॉजिटिव, पी मतलब होल, तो आप लोग 13 ग्रुप एलिमेंट इधर ऐड कर सकते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। सेकेंड पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। थर्ड पॉइंट एन टाइप में, इट हैज़ द डोनर एनर्जी लेवल्स दैट आर वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। पी टाइप में थर्ड पॉइंट, इट हैज़ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल दैट आर वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड। फोर्थ पॉइंट है पी एन टाइप में, the majority of charge carrier move from lower potential to higher potential. P type में the majority of a charge carrier move from higher potential to lower potential. Now question number 18, an alpha particle and proton are accelerated from rest by same potential area. Find the ratio of d Broglie wavelength. Accelerated by same potential same दिया है, और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का मास कंपेयर करो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम क्यू वी। वी सेम है, तो उनका मास एंड चार्ज देखो, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज 2 है, मास 4 है, और प्रोटॉन के लिए मास भी 1 है, चार्ज भी 1 है। तो क्या मिलेगा इनका, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट एम प्रोटॉन इंटू क्यू प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एम अल्फा इंटू क्यू अल्फा। सो एम अल्फा अपॉन एम पी इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी, दैट इज इक्वल टू 2। सो दैट इधर क्या है फॉर्मूला, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 4 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इधर स्टार्टिंग में इससे समझ में आएगा आपको, इधर अल्फा पार्टिकल का, इधर देखो, इधर 4 लिखो एम की जगह, इसकी जगह 2 लिखो, ये 4 एंड 2। तो इधर एच 2 ये सारे इक्वलाइज करके वो कैंसिल कर दिया, मतलब दोनों में लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी करते टाइम वो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर ये कट हो गया। तो देखो इधर आप ये प्रोटॉन, ये 1 इधर आ गया, इधर इसका 4 और इसका 2, 4 इंटू 2 8, तो हो गया 1/8। सो दैट इज 1 अपॉन 2/2। अल्फा टू प्रोटॉन रेशियो है वेवलेंथ का। इसका सेकंड पार्ट और क्वेश्चन है, इसको और क्वेश्चन दे। A figure shows a plot of 3 curves A, B, C showing the variation of photo current. ये photo current है। Then versus collector plate potential for the 3 different intensities I1, I2, I3, having the frequency N1, N2, N3। इधर कहीं कहीं बुक में nu1, nu2, nu3 दिया जाता है। Point out the 2 curves for which the incident radiation have same frequency but different intensity। different intensity है, same frequency। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, कर्व ए एंड बी, देखो इंटेंसिटी डिफरेंट है और सेम फ्रीक्वेंसी। सो कर्व ए एंड बी हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, तो कर्व ए एंड बी हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अलग किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। तो इधर फ्रीक्वेंसी सेम बताना है और इंटेंसिटी अलग है। इंटेंसिटी कितना भी चेंज करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कुछ इफेक्ट नहीं होता है। इसका बी पार्ट है, शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यही ग्राफ है, इंटेंसिटी सेम दिखाया और अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिखाया, तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट ए टेम्परेचर T greater than 0 Kelvin। मार्क द डोनर एंड द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स विद देयर एनर्जीज। तो देखो इधर एक्सेप्टर लेवल अभी तो डिस्टिंग्विश में देखा था, पी एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड से क्लोज होता है डोनर लेवल। ये देखो ये डॉटेड लाइन से दिखाई, देखो ये डॉटेड लाइन से ये जो दिख रहा है ये डोनर लेवल है, और एक्सेप्टर लेवल क्लोज टू द वैलेंस बैंड होता है, इधर दिखाया। तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस टाइम में याद रखना कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप में, और इधर पी टाइप में होल्स ज़्यादा होता है वैलेंस बैंड में, ये दिखाना है। नहीं तो आप ऐसा 2 स्क्वायर बना के छोड़ दे, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है और होल्स कहाँ ज़्यादा है वो बताना है। पी टाइप में होल्स इधर, वो भी कंडक्शन बैंड में दिखाना आपको। क्वेश्चन नंबर 20, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्ट वेलोसिटी। ऑल्सो शो दैट current density of a metallic conductor is proportional to directly proportional to direct speed of the electron। पहला हम लोग करंट एंड डायरेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो एक रॉड लेंगे, रॉड में रॉड का लेंथ L मान लिया, एंड इसको हम लोग एक्सटर्नल
इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे बाय यूजिंग बैटरी. देन कंसिडर a uniform metallic wire XY of length L and cross section area E. A potential difference V is applied across the ends X and Y of the wire. This causes an electric field at each point of the wire. Due to this electric field, the electrons gain a drift velocity Vd opposite to the direction of electric field. If Q be the charge passing through the cross section of wire in time in t second, then current is equal to, you know that formula, I equal to V upon T, Q upon T. Q का वैल्यू हम पुट करेंगे. Q क्या है इधर, सो नाउ दूसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड बाय each electron in time t is equal to average velocity into time, that is a Vd into t. So ये है हमारा L का वैल्यू. देन t is equal to Q upon Vd. t is equal to Q upon Vd. इससे if n is a number of free electrons in the wire per unit volume, then the number of free electrons in the cylinder is equal to, number of free electron कितना है, n number density into length कितना है, length L is equal to this volume V is equal to A into length क्या है, Vd into T. So now Q is equal to NEA Vd into T. सो ये फॉर्मूला और एक बार देखो. करंट का फॉर्मूला पता होगा आपको. इज करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इक्वल टू Q अपॉन T. ओके, देन ये फॉर्मूला इधर देखो I के फॉर्म में. नाउ T का फॉर्मूला मुझे करना है. T के फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करते हैं, T इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले लिखेंगे. वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन टाइम t इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा. दैट इज द टोटल डिस्टेंस. L इज इक्वल टू क्या मिला, L इज इक्वल टू Vd इंटू T. देन T इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला, T इंटू Vd इज इक्वल टू Q. T की जगह ये वैल्यू मिला हमें, T इज इक्वल टू Q अपॉन Vd. तो अभी हमें ये फॉर्मूला लिखेंगे ऐसा. देखो इधर जो T है ना, T की जगह लिखा हमने. तो ये फॉर्मूला मिलेगा हमें Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE एक फॉर्मूला है, प्लस और माइनस NE. ठीक है, तो NE की जगह Q हो गया. तो N की जगह जो फॉर्मूला है नंबर डेंसिटी, दैट इज N A इंटू द डिस्टेंस L, मतलब दैट इज Vd इंटू T. तो ये फॉर्मूला हो गया. इसकी जगह N की जगह, तो N की जगह वैल्यू पुट किया तो Q इज इक्वल टू NEA Vd इंटू T. तो ये Q का वैल्यू इधर पुट करो इस इक्वेशन में. ओके, फिर और T का वैल्यू होगा Q अपॉन Vd. तो फाइनल इक्वेशन मिलेगा I इज इक्वल टू NEA Vd Vd. सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होगा, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A लिए तो NE Vd मिलेगा. सो दैट J करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Thus current density of the metallic conductor is directly proportional to drift velocity. इसका और क्वेश्चन है, a proton and alpha particle have the same d Broglie wavelength. d Broglie wavelength सेम है, determine the ratio of accelerating potential करना है. तो इसके लिए सेम d Broglie wavelength मतलब लैम्डा सेम है, तो पोटेंशियल का रेशियो फाइंड आउट करना है हमें. तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे,
लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ई अंडर रूट को बाहर निकल दिया, इसके लिए स्क्वायर करके। सो नाउ वी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m क्यू इंटू लैम्डा स्क्वायर। ये सारे सेम रखने के बाद सिर्फ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन में ये स्टॉपिंग ये पोटेंशियल का ये जो पोटेंशियल है चार्ज एंड मास के ऊपर डिपेंड है। फिर वही फॉर्मूला 8 उधर 1 टू अंडर रूट 8 आया था, इधर पोटेंशियल है उसको स्क्वायर रूट हटा दिया हम लोगों ने, तो ये आएगा 8:1। प्रोटॉन S2 अल्फा पार्टिकल इनका पोटेंशियल देख रहे हैं हम लोग, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इधर V को M एंड Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके लिए इसका उल्टा होगा ये VP/S2 V अल्फा इज इक्वल टू 8:1। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर व्हेन ईच कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैराड। सारे 1 माइक्रोफैराड होगा, तो ये अंदर वाला कैपेसिटर काम नहीं करेगा। फिर वेटसन ब्रिज का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। उधर कैसा था R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। वैसा ये दोनों पैरेलल, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। बाद में ये जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों पैरेलल में होगा। When the ends X and Y are connected to 6-volt battery, then find out the charge and energy stored in the network। पहला टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये फॉर्मूला ये डायग्राम आ गया, ये तो कैंसिल हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो ये हो गए दोनों सीरीज हो गया और ये दोनों सीरीज हो गया, तो बाद में इनको पैरेलल। इससे फॉर्मूला से हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइनल फॉर्मूला तो हो गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड मिलेगा। देन चार्ज इन द नेटवर्क Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, तो उधर 1 माइक्रोफैराड इंटू 6 दैट इज 6 माइक्रोकूलम। देन एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, वही फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। सो 1/2 एनर्जी स्टोर का ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन तो नहीं है लेकिन ये फॉर्मूला याद करो। U इज इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, तो 1/2 1 माइक्रोफैराड इंटू 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18 माइक्रो जूल। सो नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो सेक्शन सी का 3 मार्क का क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे और कहीं क्वेश्चन को और मिलेगा एज पर अब CBSE का जो सैम्पल पेपर दिया था, इसमें मैं कई जगह में 2-2 दिए हैं, कई क्वेश्चन पेपर में मेरा जो 10 क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 22 3 मार्क का। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर, इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इफ इट इज़ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, फाइंड इट्स न्यू फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 1/r2। तो इसमें n नेट n क्या होता है, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं n2/n1 -1 यूज़ करते हैं। तो n2 है क्या आएगा 1.6/n1 1.3 -1 1/r1 1/r2। देन ये वैल्यू दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया इधर, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ एयर में जब रहेगा तब फोकल लेंथ दिया था वो 20 सेंटीमीटर। तो एयर वाला फॉर्मूला यूज़ करो, तो एयर वाला रहेगा, तो वो फॉर्मूला क्या होगा 1/20 इज इक्वल टू, एक मिनट, ये लेंस एयर में रखा है 20, इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, ठीक है। सो 1/20 इज इक्वल टू 1.6 -1 1/r1 1/r2। सो इससे 1/r1 1/r2 का वैल्यू आएगा 1/12। देन 1/20
this focal length, that is equal to न्यू फोकल लेंथ इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करेंगे 0.3 अपॉन 1.3 इंटू 1/12. ये R1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू पुट करेगा 1/12 और ये इसका ऊपर आएगा 1.3, ये 0.3 आएगा ना, 1.6 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.3, इसका वैल्यू आएगा 0.3 डिवाइड बाई 1.3. सो द न्यू फोकल लेंथ इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर. इसका और क्वेश्चन है, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, वहाँ मीटर ब्रिज में R एंड S दिए, फर्स्ट गैप एंड लेफ्ट गैप एंड राइट गैप, तो नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर मिला फ्रॉम ए सी. तो इफ रेजिस्टेंस ऑफ 30 is connected in parallel with S को पैरेलल कनेक्ट किया, द नल पॉइंट ऑकर्स एट 50 सेंटीमीटर. उस टाइम में 50 सेंटीमीटर नल पॉइंट मिला फ्रॉम ए. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S. पहला फाइंड आउट करो, R/S इक्वल टू 40/60. R/S इक्वल टू 40/60, तो ये मिलेगा आपको 2/3 R/S इक्वल टू. फिर इधर ये सीरीज है तो क्या आएगा 30S/30 प्लस S. तो इधर S की जगह लिखेंगे R/S डैश. S डैश क्या है 30S/30 प्लस S. तो ये क्या आएगा R/S डैश इज इक्वल टू 50 है. 50 मिल रहे तो ये इधर भी 50 है और इधर भी 50 है, दोनों साइड 50 है, तो इसका रेशियो 1 आएगा. तो 1, देन R/S डैश इज इक्वल टू 50/100 माइनस 50, तो वो भी 1 है. तो देन R डैश इज इक्वल टू S डैश इक्वल टू R, सो दैट S इक्वल टू 3/2 R. ये वैल्यू पुट करो इधर S का, इधर जो S दिए S का वैल्यू पुट करो, तो अब ये इक्वेशन मिलेगा S डैश का वैल्यू पुट करने बाद आपको फाइनली मिलेगा. ओके, ये सिंपल है. ये आप ऊपर वाला जो वैल्यू निकाला है, ये वैल्यू इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, R इक्वल टू ये 2/3 S भी ले सकते हैं. तो फिर इधर फॉर्मूला हमारा मिलेगा R/S डैश है, तो R की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. S डैश का वैल्यू आपको पता है, ये 30S/30 माइनस S. इससे आप S का वैल्यू निकाल सकते हैं. S का वैल्यू मिल गया तो R का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. डिफाइन द टर्म कट ऑफ वोल्टेज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन विद द फेनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. शो हाउ द कट ऑफ voltage and threshold frequency for a given photosensitive material can be determined with the help of suitable plotting. पहला कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बता दो. द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड प्लेट सो दैट photoelectric current stop is a cutoff or stopping potential. Threshold frequency क्या है? For a given material there is a minimum frequency of a light below which no photoelectric emission will take place. This frequency is called as a threshold frequency. By Einstein photoelectric equation, K is equal to h nu minus W naught, that is a work function. So उसका ग्राफ ऐसा मिलेगा. एक ग्राफ भी पहले डिस्कस किया हम लोगों ने. तो इस ग्राफ से V नॉट काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखा E V नॉट, देन V नॉट इज इक्वल टू h nu अपॉन E माइनस h nu नॉट अपॉन E. इधर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h nu नॉट दिया. सो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? ये ग्राफ y इज इक्वल टू ms प्लस सी, mx प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, light emerging out of the convex lens when a point source is placed at its
फोकस में पॉइंट सोर्स रख दिया तो उसमें बाहर जो रेज निकलेगा वो पैरेलल रे निकलेगा, मतलब उधर डेफिनेटली प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए। पहला में स्पेरिकल वेव फ्रंट, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, सेकंड में प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। इसका बी पार्ट है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज formed on a distance screen is 0.1 डिग्री। तो इसमें हमें क्या करना है, एंगुलर विड्थ निकालना है। तो इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ इतना दिया, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन द डिस्टेंस स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। तो इधर डिस्टेंस पूछा हमें, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट पूछे, डिस्टेंस बिटवीन द, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, इधर लिखना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के बीच वाला डिस्टेंस कितना है, डी स्मॉल डी फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ अपॉन डी होता है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। सो spacing between the slits, that is d is equal to lambda by beta theta। so lambda तो वैल्यू दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, बीटा थीटा भी दिया है, दैट इज 0.1 डिग्री दिया है, उसको कन्वर्ट करो रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको d मिलेगा 3.44 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। Question number 25. Two small identical circular loops marked 1 and 2 carrying equal currents are placed with the geometrical axis perpendicular to each other as shown in figure. Okay. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at the point O. O में magnetic field निकालना है। तो इसके लिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने इधर बनाया, देखो। तो ये राइट हैंड रूल से इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इसका इस साइड होगा, अंदर की साइड। करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है तो इधर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो सकता है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो सकता है। ओके, सो पहले इससे जो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस क्या दिया, एक्स दिया है, इधर भी डिस्टेंस एक्स है, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप ऑन द एक्सिस। इसके लिए हम लोग B1 मान लेंगे, तो इस डायरेक्शन में आएगा, वो है μ0 I r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इंटू O इंटू C1 की तरह है। ये राइट हैंड रूल से। सो सेकंड B2 के है μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अलॉन्ग C2 से O। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, B = √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, इसके लिए √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1B2 cos थीटा, ये होता है। सो 90 है, इसके लिए वो 1, ये वैल्यू सिर्फ हम लोग इतना ही ले रहे हैं, B1 स्क्वायर प्लस √B2 स्क्वायर। सो ये वैल्यू पुट करो, B1B2 इधर, B1B2 का वैल्यू पुट करो और R इज़ वेरी वेरी लेस देन एक्स करो, करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगा μ0 अपॉन 4 2 √2 I अपॉन एक्स क्यूब। ओके, ये πr स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया लिया। देन इनका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan θ इज इक्वल टू ये आएगा tan θ। तो आप क्या करेंगे, B1 अपॉन B2 अपॉन B1 tan θ का वैल्यू। सो ये B2 है, ये वाला ऐसा इधर, ये B2 है हाइट वाला, और ये जो B1 है इधर है, ये लेंथ के लिए। ओके, सो θ इज इक्वल टू π/4
4, तो ये 45 एंगल मिलेगा इधर। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर C connected to coil which is situated between two bar magnets moving as shown in figure। इधर करंट का डायरेक्शन पता चल गया तो अपने पता चलेगा इनका पोलैरिटी। तो N पोल भी नज़दीक आ रहा है, इधर S पोल नज़दीक आ रहा है, दोनों नज़दीक आ रहे हैं। देन पहले फैराडेज लॉ बताएंगे। व्हाट इज फैराडेज लॉ? व्हाट आर द फैराडेज लॉज? फर्स्ट, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil and EMF is induced in a coil which lasts only so long as the change in flux is taking place। Second law है, the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux linked with the coil, that is equal to N d phi by dt। फैराडेज लॉ लिखते थे कई लोगों ने इधर ऐसा माइनस लिख देते, E इक्वल टू N माइनस N डी फाई बाई डी टी, वो नहीं है फैराडेज लॉ में, वो माइनस नहीं है। लेंस लॉ यूज़ करने के बाद उधर माइनस आता है, तो इसके लिए आप E इज इक्वल टू N डी फाई बाई डी टी लिखेंगे। नाउ इधर करंट देखेंगे कैसा, E N भी नज़दीक आ रहा है, इधर S भी नज़दीक आ रहा है। सो current induced in the coil will oppose the approach of magnet, therefore left face of the coil will act as a N pole। लेफ्ट फेस ए N पोल एक्ट करेगा क्योंकि ये भी N है। इधर राइट साइड में S पोल एक्ट करेगा। फॉर दिस द करंट इन द कॉइल विल बी एंटी क्लॉकवाइज। उस टाइम में करंट इधर क्या होगा, कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा एज सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगा। देयरफॉर प्लेट ए ऑफ कैपेसिटर विल बी पॉजिटिव, वो प्लेट ए पॉजिटिव होगा। इस साइड से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो क्या होगा, प्लेट ए पॉजिटिव होगा और प्लेट भी नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ड्रॉ ग्राफ टू शो द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा with the variation of angle of incident I for a monochromatic ray of light passing through the prism of refractive index A and deduce the prism formula। ये प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन है। तो प्रिज्म फॉर्मूले के लिए डायग्राम अच्छे से देख लो, ऐसे अच्छे से डायग्राम बना दो। और P to Q, Q to R, R to S। तो P to Q इधर आपको एरो दिखाना जरूरी है, एरो नहीं दिखाए तो मीनिंगलेस होगा डायग्राम। सो डेविएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो P एक्सटेंड करो E टू L तक, और ये जो इमर्जेंट रे है आर एस, इसको बैक साइड एक्सटेंड करो, ये दोनों कहाँ जॉइंट होता है वो होगा डेल्टा। देन ये प्रिज्म फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, उसके लिए डायग्राम के बारे में थोड़ा लिखो, एक्सप्लेन करो। कंसिडर रे P is incident on the face AB as shown in figure। Figure shows the passage of light through a triangular prism ABC. The angle of incident and angle of reflection I and R respectively R1. The ray QR emerges from the face AC. The angle of incident on the face is R2 and the angle of emergent is E and delta is the angle of deviation। Then इस अभी फिगर पे आ जाओ, फिगर में क्या देखो, डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल QER, सो दैट I minus R1 plus E minus R2 is equal to delta, so that delta is equal to I plus E minus within bracket R1 plus R2। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल QDR R1 plus R2 plus D is equal to 180, वो लिख दे 180। फिर एज AQDR is a cyclic quadrilateral, so that angle A plus angle D is equal to 180। So angle A plus angle D मतलब QDR equal to 180। इक्वेशन 2 and 3 इक्वेट करो, 180 180 कैंसल, सो QDR कैंसल,
देन एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. इधर लिख दिया ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में. R1 प्लस R2 की जगह ए पुट करो तो दिस इक्वेशन बिकम डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए. सो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई. कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शो दैट ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई. ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं. Now it is clear that the angle of deviation depends upon the angle of incidence. It is experimentally found that if the angle of incidence is increased from small value, the angle of deviation initially decreases, reaches a maximum value, and then it goes on increasing. Then plot of angle of deviation and angle of incidence for a triangular prism is as shown in figure. पहला डिक्रीज होगा फिर बाद में इंक्रीज होगा. तो लोवेस्ट वैल्यू जो होगा वो व्हेन I इक्वल टू ई होगा. मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट. जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा देन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम ले लो मिनिमम डेविएशन. दैट टाइम R1 इज इक्वल टू R2 होगा. वी कैन से दैट इज R1 इज इक्वल टू R2. तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं A इज इक्वल टू R प्लस R, दैट इज 2R इज इक्वल टू A, देन R इक्वल टू A/2. फिर दूसरा इसमें पुट कर सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूला में ए प्लस डेल्टा की जगह डेल्टा एम, I प्लस ई की जगह I इक्वल टू ई है तो 2I हो सकता है. तो ये इक्वेशन इधर किया मैंने. A इज इक्वल टू R प्लस R, 2R इज इक्वल टू ई, देन R इज इक्वल टू A/2. सेकंड A प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू I प्लस I, क्योंकि I इक्वल टू ई है, देन 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम, देन I इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, सो दैट n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई A साइन A/2. दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला. Question number 28. Draw a graph showing the variation of binding energy per nucleon with the mass number for a large number of nuclei, that is A is greater than 2 and less than 240. इसके पहले हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ देखा था. A is greater than 30 and less than 170 का. What are the main inferences from the graph? How do you explain the consistency of binding energy in the range 30 is in between 30 to 170 using the property that the nuclear forces are short ranged? Explain with the help of this plot the release of energy in the processes of nuclear fission and nuclear fusion. ये ग्राफ से हमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन एक्सप्लेन करना है. ग्राफ यूज करें ग्राफ से, ठीक है. न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन आपको बताया. न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियर. फिशन रिएक्शन हेवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियर, दैट टाइम एनर्जी इज रिलीज्ड. तो यही हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हैं. आप बता दो लेस देन 30 एटॉमिक मास नंबर होगा तो लाइटर न्यूक्लियर तो उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा तो मोर स्टेबल होगा. तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर रहे हैं. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगा, लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म. वैसे ही आप लोग हेवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियर, उस टाइम में भी एनर्जी रिलीज होगा. तो वो आप लोग एक ग्राफ देखो. ग्राफ ये टेक्स्ट बुक से बनाया मैंने NCERT का. आप भी ऐसे बनाओ. ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऐसा स्केल लेके ये बना सकते हैं. और एक बार मैं ये फिर से एक बता रहा हूँ. इधर से ऐसे जाएगा तो पहला पिक 1, ये पिक 2, ये पिक 3, 3 पिक होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर से लेके ऐसा आगे ऐसा कर दो. और ये हाईएस्ट जो पॉइंट होगा वो AP56 है. ठीक है. So now the variation of binding energy per nucleon versus mass number is as shown in figure. Inferences from the graph. क्या inferences है? Number 1,
The nuclei having the mass number below 20 and above 180 have a relatively small binding energy and hence they are unstable. The nuclei having the mass number 56 Fe56 have a maximum binding energy and is equal to 8.79 MeV, and so Fe is a most stable element nuclei. Some nuclei have peaks with multiple by 4 are more stable than the neighboring nuclei. वो एग्जाम्पल दिया और लेस देन 30 वाला 30 एटॉमिक मास नंबर वाला है सारे. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ consistency of binding energy. Nuclear force is a short range, so every nucleon interacts with its neighbors only. Therefore, binding energy per nucleon remains constant. तो इससे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है? व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, the binding energy per nucleon increases, that is nucleons get more tightly bound. This implies that energy would be released in a nuclear fission. Nuclear fusion, when two very light nuclei join to form a heavy nucleus, the binding energy per nucleon of a fused heavier nucleus more than the binding energy per nucleon of lighter nuclei. So again energy would be released in nuclear fusion. इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन दिया है. So that the radius of the orbit of the hydrogen atom varies as n square, whereas n is the principal quantum number of the atom. So radius of Bohr orbit in hydrogen atom explain करना है. Consider R is the radius of the orbit of hydrogen atom. Electron of mass m revolving with the velocity v around the nucleus. According to Bohr postulate, necessary centripetal force is provided by electrostatic force. So mv square upon r is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught z e square upon r square. Where z for hydrogen z equal to 1. सो ई फॉर्मूला से आर आर कट हो जाएगा इधर एक का, और एम को इधर डिवाइड करो तो इक्वेशन मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एम. अकॉर्डिंग टू बोथ सेकंड पोस्टुलेट, ई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है. तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. फिर वी निकालो, लेफ्ट साइड में वी रहेगा, बाकी राइट साइड में लिखी जाओ एन एच अपॉन 2 पाई एम आर. इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद ये इक्वेशन इसके साथ इक्वेट करो, नहीं तो डायरेक्ट वी में वो वैल्यू पुट करो. इस वी में इसका वैल्यू इधर वी में पुट करो, तब आपको ये इक्वेशन मिलेगा. एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम. इधर आर का एक आर कट होगा, आर एम कट होगा, इधर ए स्क्वायर वाला ही कट हो जाएगा. फिर पाई का एक पाई कट 4 कट हो जाएगा. सो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इधर जो एप्सिलॉन नॉट बचा था ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर. सो दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो सेक्शन सी एंड सेक्शन डी एंड ई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.